सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सियासी और मुआशी बहरानों में घिरा पाकिस्तान इस वक्त तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। महंगाई से अवाम की जिंदगियां पहले ही बदहाल थीं और पै दर पै पेट्रोल के दाम में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है। बिजली, गैस, ईंधन और रोजमर्रा खाने पीने की जो अशिया है वो पर लगाकर उड़ी जा रही हैं। और अजीब बात यह है कि इनका कोई स्टॉप नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर गुजरता दिन आवाम की मुश्किलात में इजाफा किए दे रहा है। क्या आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे? इस पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सारी जमातें सर जोड़ती रह गईं और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के एक डार्क हॉर्स का इंतखाब हो गया है। इनकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे सिलेक्टेड, क्या वो माजी में भी था, हाल में भी है और क्या आइंदा भी ये रहेगा? ये नहीं होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए। आना तो जो भी हो वो अवाम की राय से है। कोई सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड ही होने चाहिए। और ये जो सिलेक्टेड है ये तो सिलेक्शन लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान है। बाकी स्पेकुलेशंस के घोड़े हैं और बहुत ज्यादा लोग आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी या खबरें होंगी, लेकिन बजाय उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है कोई। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, अब अमल यह है कि काकड़ साहब एक नेक नाम और अच्छे आदमी हैं। उनको मामला फहम है, नौजवान है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक अच्छी टीम जो है वो तय करें। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का हल का शिकार है, जिनके ऊपर आपने जिक्र भी किया है कि महंगाई का एक जिन है जो बेकाबू हुआ है। अर्ज यह है कि हमारी हुकूमत खत्म होने में कोई हफ्ता बाकी था, इलेक्शन सर पे हैं और सियासी हुकूमत को अगर ये फैसला करना पड़े कि तेल की कीमत 20 रुपए लीटर बढ़ा दे और आज फिर 17 रुपए लीटर, 17.5 रुपए लीटर बढ़ गई, तो ये भी कंटिन्यूशन में आएगा। तो ये कोई चॉइस हो सकती है? एक ऐसा फैसला जिससे अवाम की जिंदगी में और तकलीफ बढ़ जाए, जिससे बिजली महंगी होगी, खाने पीने की अशिया महंगी होंगी, रसलो रसायल महंगे होंगे, तो क्या ये ऑप्शन हुकूमत के पास या सियासी जमातों के पास है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को खराब करके इलेक्शन के नजदीक आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई चॉइस नहीं, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कर सकते हैं? वायदा किया IMF से कि आप अब मजीद सब्सिडीज नहीं देंगे, इसलिए कि आपने मजीद अगर सब्सिडीज देनी है तो और कर्ज लेने हैं, और अब आप मजीद कर्ज नहीं लेंगे। आपने ये वादा किया, आपने मुआहदा किया है, आप बिल्कुल किनारे पे खड़े थे बैंकरप्सी के, वहां से वापस आए हैं। याद कीजिए ना, ये IMF डील साइन होने से पहले हम कहाँ खड़े थे, क्या तबसरे हो रहे थे। आज ये फैसले जो बिल्कुल अवाम की जिंदगी में मुश्किलात बढ़ाने वाले फैसले हैं, ये इसलिए हुए हैं कि और कोई रास्ता नहीं है। और ये तनकीद बड़ी आसान है। हमें जब फैसले हम कर रहे थे या कर रहे होते हैं तो उस वक्त में हमें पता है कि हमारे फैसलों के असरात क्या होते हैं, लोगों के रवैया क्या आएगा। तो इसके बावजूद ये फैसले करने से मुराद यही है कि और कोई रास्ता नहीं था, वरना मुश्किल रास्ता इख्तियार करके भी इन दिनों ये जो फैसले हैं तल्ख ये नहीं हो सकते। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये जो सारी जमातों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे इत्तेफाक किया, जल्दी में उजलत में जो बिल पास करा के उन्हें गैर मामूली ताकत बख्शी, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि फैसले जब किए जाते हैं तो बड़े मुश्किल होते हैं, तनकीद आसान होती है, लेकिन क्या जो निगरान हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हुए बगैर वाकई बगैर जानिबदार आपको लगता है कि साबित होगी? या अगर मैं सीधे अल्फाज में पूछूं, आपको मुकम्मल एतमाद है इस बात पे? देखिए, ये तो पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन दो चीजें जरा गौर कीजिए। एक तो जो उनको इख्तियार दिया गया है ना, वो पिछले क्योंकि 4, 5, 6 दफा केयर टेकर गवर्नमेंटें बनाई गई और जो वज़ीर आज़म या उनकी काबीना बनाई गई, ये वज़ीर आला बनाए गए, उनके इख्तियार क्योंकि लिमिटेड थे और कुछ एरियाज के अंदर फैसला साजी में बड़े प्रॉब्लम्स आए और जब टाइमली फैसले नहीं होते तो लेट होके उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। अब और भी जरूरी है कि आपने मल्टीलैटरल, बायलैटरल मुल्कों के साथ, आलमी इदारों के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों पे अगर अमल नहीं होता तो वो स्टॉप हो जाएंगे। उनके स्टॉप होने की सूरत में हमारा जो बेहतरी का सफर है वो फिर रुक जाएगा, फिर हम रिवर्सल में चले जाएंगे। जारी शुदा मुआहदों के अमल दरामद के लिए अगर किसी जगह एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और अगर वो ना होती
जो माजी का तजर्बा था उसको ठीक किया गया है। मेरा ख्याल है कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि इलेक्शन आगे जाएंगे। मैंने इलेक्शन आगे जाने के जिक्र आपसे कर दिया, लेकिन एक बात, वजीर आजम का तो केयर टेकर गवर्नमेंट के वजीर आजम का इलेक्शन से ताल्लुक कितना है? सूबों के अंदर उनकी अपनी हुकूमत नहीं है। जमातों का तो ये होता है ना कि जिस जमात का वजीर आजम अगर सूबों में उसकी हुकूमत है तो वजीर आजम अथॉरिटी के तौर पे सूबों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वहाँ उसके अपने लोग बैठे होते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक पर्सनैलिटी आई, उनके साथ जो आने वाले उनके मेंबर्स होंगे कैबिनेट के, वो भी उनके मुकम्मल तौर पे अपने चुने हुए नहीं होंगे। इसी तरह सूबों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली चुने गए, उनकी कैबिनेट अपनी चुनी गई, लिहाजा उनके ऊपर कोई वजीर अथॉरिटी नहीं है। इलेक्शन कराने वालों की इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। अच्छा कायरा साहब, ये काकड़ साहब की अगर बात की जाए, पढ़े लिखी शख्सियत हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं, तो कम अरसे के लिए सही, मतलब कम वक्त में आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे कि जिस तरह बलूचिस्तान में जो महरूमी का एहसास है वो ख़त्म हो सके, कम हो सके? उनकी अपनी जात, उनका इस वक्त तकर्रर जो है, आप जरा देखिए ना, काकड़ साहब बलूचिस्तान से है, पश्तून है, ये वजीर आजम है। जो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन सेनेट है संजरानी साहब, वो बलूचिस्तान से है। हमारे सितंबर में, अगले महीने में जो हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनका नोटिफिकेशन हो चुका, जो टेक ओवर करने जा रहे हैं, वो बलूचिस्तान से है। तो ये एक अच्छा मैसेज तो बहरहाल है ना, बहुत अच्छा मैसेज है कि हम जो इश्यूज हैं उनकी तरफ मुतवज्जो हैं और अब आपकी अपनी क़यादत बैठी है, वो इन मामला को ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकती है। तो ये एक अच्छा मैसेज तो है। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी चलें, ये तो एक अच्छा मैसेज है, लेकिन अभी जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, और मतलब पहले 2-3 रुपए का इजाफा जब हो जाता था वो चलें फिर भी समझ आता था, लेकिन एकदम से इतना इजाफा हो जाना, आपको पता है कि तमाम लोग अब अशराफिया तो नहीं है, हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं हैं। और दूसरी बात, मुंतखब हुकूमत होती है कायरा साहब, थोड़ा ही सही लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा इसका एहसास रखा जाता है, या कहते हैं कि अगर अवाम का डर होता है कि हल्कों में अवाम के पास ही जाना है तो उसे अवाम से वोट लेना होता है, लेकिन अब तो बस वो डर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सवाल ये है जी कि मैंने पहले बड़ी तफसील से इसकी गुजारिश की है कि अगर आपने दुनिया में तेल की कीमतें चढ़ी, अगर आप नहीं बढ़ाते तो फिर आप सब्सिडी देंगे ना, फिर आप हुकूमत के अपने पास से पैसे डालेंगे ना इसमें, और उसके लिए आपको आमदन चाहिए, या आप अपना डेवलपमेंट काट देंगे या आप नया कर्जा लेंगे, नोट छापेंगे, क्या करेंगे? उससे क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या दुनिया के इदारे, क्या वो ममालिक जो आपको कर्ज देते हैं, वो इदारे जिनसे आपने मुआहदे किए हैं, वो आपको अलाउ करेंगे? और अच्छा, वो अलाउ एक तरफ, अगर आप वो अलाउ कर भी दें तो आपको वो फैसला करने से क्या मुल्की असरात, मुल्क की इकोनॉमी पे बेहतरी के असरात होंगे या नुकसान के? शॉर्ट टर्म पे अगर आप बेहतरी के असर कर भी लेते हैं और ये बढ़ने वाला जो इजाफा है ये टॉलरेट हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इवन के लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए जहर कातिल के असरात है। वो जो आपसे बातें कर रहे हैं वो आपकी स्टेबिलिटी की बातें हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी को भी सिर्फ अपनी सियासी जरूरतों के तहत चलाएंगे तभी हम आज इस हालत में खड़े हैं ना। तो बिल्कुल हमें अपना टैक्स भी बढ़ाना चाहिए, ये मुश्किल फैसला है, और हमें यूटिलिटीज को भी, चोरियां भी रोकनी चाहिए। लोगों के लिए जिंदगी में तलखियां हैं, बिल्कुल सफेदपोश लोग नहीं, अब तो मिडिल क्लास को भी इसकी हिद्दत महसूस होने लगी है, अच्छी भली, ठीक है, वो भी हिट हो रहे हैं। तो आम आदमी की जिंदगी में तो आग लगी है, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है? अगर आज भी हम ये कहें कि हुकूमत अपने पास से पैसे डाले, सब्सिडियां दे, तो ये क्या मुमकिन है? ऐसा नहीं है। लिहाजा जो भी हुकूमत होगी उसको ये फैसले करने पड़े। तो ये फैसले जो करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले, जारी बात है मुश्किल से होते हैं और कई दफ़ा नहीं हो पाते हैं। तो बाकी जब अगर IMF के कहने पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा कायरा साहब, फिर टैक्स चोरों से टैक्स लेना, बिजली गैस चोरों से वसूल करना, ये बिल, फिर ये जो ताजिर हैं उनको दायरे में लेकर आना, ये मुश्किल फैसले वाकई कैसे होंगे? इम्प्लीमेंटेशन भी तो फिर चाहिए होती है ना। हम अक्सर देखते कह दिया जाता है, फिर कोशिश भी की जाती होगी किसी हद तक, इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट क्या निकलता है? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ फैसले कर देना काफी नहीं है, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। डॉक्टर साहिबा, हमें देखना होगा, हमारे मुल्क में कानून मौजूद हैं, अमल नहीं हो रहा, आइन मौजूद है, अमल नहीं हो रहा, तो इसके नतीजे में जमहूरियत मौजूद है, कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके समरात नहीं मिल रहे।
तो इसके लिए तो सीरियसली सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट को बैठ के बात करनी होगी, वे फॉरवर्ड डिजाइन करना होगा, अपने अपने दायरे में वापस जाना होगा, वरना कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। ये मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम है, लेकिन ये किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये कब किए जाएंगे, आपको क्या लगता है? क्या कमी है, क्या फ्लॉज है, क्यों नहीं कर पाए आज तक? और नहीं, देखिए ना, अपने अपने मुफादात के तहत नहीं कर पाए हम सारे ही। सो हम सबको इस मामले पे एक मशावरती अमल की जरूरत है, एक ऐसा मशावरती अमल जिसके नतीजे में ये मुल्क बना था। यानी 1940 की करारदाद एक मशावरती अमल था, 1946 की करारदाद एक मशावरती अमल था, 1973 का आइन मुश्किल तरीन हालात में बड़े मुखालफ तबकात का मिलकर एक आइन बना देना एक बड़ा मुश्किल अमल था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक चार्टर आज करने की जरूरत है, और बजाय इसके कि हम बदला लें, हम ये कहें कि मैंने दूसरे का सर कुचलना है, उसके वजूद को खत्म करना है, और सियासत में सियासी इख्तलाफ दुश्मनी है, इस रवैये से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बल्कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का स्टाइल अपनाना चाहिए, अपनी माजी की गलतियों का इकरार करें, उसकी माफियां मांगे, और फिर बैठ के एक चार्टर करके उसके मुताबिक लाइंस ड्रॉ करें, और जो लाइन से क्रॉस करें उसको फिर सजावार ठहराएं। ये एक वाहिद रास्ता है मेरी नजर में जो मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। अल्लाह करे इससे और ज्यादा आसान और निस्बतन शॉर्ट हल मिल जाए। शॉर्ट से याद आया, ये जो इंतखाबात हैं ये कितने कम अरसे में आप देख रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जी ये फरवरी मार्च से भी आगे जा सकते हैं। कुछ लोग तो कायरा साहब तंजिया यहाँ तक कह देते हैं कि 2024, क्या पता 2025 में हो जाए। डॉक्टर साहब, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी थी ना, उसके कुछ अरसे बाद ही ये तबसरे शुरू हो गए कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े खराब है, ये होगा वो होगा, असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, 6 महीने बढ़ जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, इकोनॉमिक इमरजेंसी आ जाएगी, कई बहाने चल रहे थे, कई डिबेट्स थी। और मैं उस वक्त मुसलसल, आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा, मैं मुसलसल कह रहा था कि कोई वजह नहीं है, कि कोई जवाज नहीं बन सकता, कोई ना इमरजेंसी लग सकती है ना इमरजेंसी है। एक जवाज मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हो सकता है, और वो है 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर इत्तेफाक राय नहीं था, और उस वक्त जो एक तरमीम की गई थी 24वीं 2018 में, आपको याद होगा, उस तरमीम के तहत ये फैसला हुआ था कि मर्दमशुमारी को एक दफा के इलेक्शन में तस्लीम किया जाएगा, एक दफा, और अगले इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियां कराई जाएंगी। ये तय था, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ, और अब ये क्योंकि अमल जारी था, मैं इसलिए कह रहा था कि मर्दमशुमारी अगर नोटिफाई हो गई, जिसके साथ मैं कहता था कि ये बड़े ही बड़े पहाड़ है आगे, क्यों उस वक्त जो इब्तदाई तखमीने आ रहे थे या इशारे मिल रहे थे, उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबों के, जमातों के, मुख्तलिफ तबकात के, लिहाजा उस पर इत्तेफाक राय होता नजर नहीं आ रहा था। जब फाइनल फिगर आया है, सबके तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात को एड्रेस करते हुए रीसर्वे ये करके अल्टीमेटली जब एक फाइनल फिगर आया तो उस पर सारे सूबे और स्टेक होल्डर एग्री कर गए हैं। ये एक कौमी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी था, और अल्लाह ताला ने करम किया है, और ये एक जरूरत थी। ये मैं पहले कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, उसकी सूरत में 2-3 महीने इलेक्शन डिले हो सकता है। यस, उससे आगे जाने का आईनी रास्ता तो कोई नहीं है, फिर गैर आईनी रास्तों के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर इन केस के जाता है आगे, तो आप लोगों ने हमेशा, अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, आप लोग हमेशा एक स्टैंड लेते हैं, आपका फिर स्टैंड क्या होगा अगर ऐसे होता है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आगे का सोचता ही नहीं हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि अगर होगा, मैं कहता हूँ होगा ही नहीं, तो मैं सोचूं क्यों, मैं जवाब क्यों दूं उसका? यानी कॉन्फिडेंट है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चल। मैं कहता हूँ ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ये इसके ऊपर बहस ही नहीं करनी चाहिए। एक ही सवाल है कि मिनिमम जो टाइम है इलेक्शन का, वो मिनिमम लैप्स होना चाहिए, 90 डेज से आगे कम से कम दिन, ठीक है, कम से कम दिन इस्तेमाल होने चाहिए। इससे इसका यही फलसफा होना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि हमें बहुत से मामलात पे एक पेज पर आने की ज़रूरत है, और यकीनी तौर पे हम वहाँ आके खड़े हो गए कि हमें एक पेज पे बहुत सी चीज़ों पर आने की ज़रूरत है।
बेहतरी के लिए बहुत से फैसले मसलियत के तहत करने होंगे। ये जो ज़ाती अना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तनकीद बराए तनकीद करना, फ्रूटफुल रिजल्ट जिसमें नज़र ना आए, तनकीद बराए इस्लाह तो चले ठीक है, कोई रिजल्ट नज़र आता है, फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आता है, उसका फिर फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, पुराना को गुस्सा निकाल रहे हैं किसी पर। तो आगे जो मखलूत हुकूमत, बहुत से तजियाकार भी बात कर रहे हैं कि शायद किसी को सादा अक्सरियत मिलती नज़र नहीं आती है, जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं। तो अगर मखलूत हुकूमत होती है तो ये शायद जो अभी वक्त की ज़रूरत है या जहां हम आके खड़े हो गए हैं तो वो उसके हक में जाती हुई दिखाई देती है कि मखलूत हुकूमत में बहुत से जो फैसले हैं फिर एक पेज पर आके करने होते हैं, मसलहत को मद्देनज़र रखा जाता है। डॉक्टर साहब, मखलूत हुकूमत हमारी कम अज कम अगले 5-10 साल जरूरत है। मखलूत से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ मखलूत बने, किसी एक जमात को भी अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो फैसला साजी में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अगर एक जमात को भी लोग वोट देते हैं और उसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए, भले अपोजिशन में बैठे लेकिन असूल के तहत काम करें और इज्तिमाई फैसला साजी में आगे बढ़े, यही एक वाहिद रास्ता है। तो मखलूत हुकूमत अगर आती है, ठीक है, अगर किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिलती है, कायरा सा मखलूत हुकूमत आती है, मिलीजुली हुकूमत आती है, जैसे हमने ये पिछला ये देख लें, ये भी जो पिछली हुकूमत थी जो अभी केयर टेकर से पहले गई आप सबकी 13 जमातों की, तो ये एक एक्सपेरिमेंट अगर हम कंसिडर करें कि ये कैसा तजर्बा रहा, ये अच्छा तजर्बा रहा नहीं रहा, इसको मेरिट पे कितने नंबर देते हैं, और आगे जाके अगर ऐसा होता है तो ये मेरे ख्याल से 1.25 साल में बहुत चीजें क्लियर हो गई। डॉक्टर साहब, एक बात याद रखिए, मेजॉरिटी की बुनियाद पे किए गए फैसले अक्सर जो माइनॉरिटी होती है या बड़ी मेजर माइनॉरिटी होती है वो भी उसको रजिस्ट कर देती है। इत्तेफाक राय से किए गए फैसले सारी कौमी क़यादत और सारी कौम उनको मानती है। हमारे मुल्कों में हमारे जैसी डेमोक्रेसी जहाँ पे हमारा लेवल है, यहाँ पे इत्तेफाक राय की फैसला साजी बहुत बेहतर है। उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े लेकिन वो ज्यादा बेहतर है। मैं आज भी समझता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत के फैसले एक जमात के फैसले नहीं हैं, लेकिन उसको बाकी सारी जमातें भी तो तस्लीम करती हैं। आज सब उस पे जो हुकूमत का हिस्सा थे वो उस पर तनकीद तो नहीं कर सकते ना, यही अमल जरूरी है। वरना हर कोई अपनी जान बचाते, अपनी स्किन बचाते हुए कहता है जी मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो जिम्मेदार नहीं। चले आखिरी सवाल, अगर मखलूत हुकूमत आती है और किसी भी जमात से कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो क्या फिर हम देखेंगे पूरे टेन्योर में वही प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा या वजीर आजम चेंज भी हो जाएंगे 2-2.5 साल बाद? डिपेंड करता है कि कौन सी जमात मेजोरिटी में आती है, किस तरह का रास्ता है, और फिर उसके नतीजे में अगर फर्ज करें अगर मुस्लिम लीग से ही किसी ने आना है और मियां नवाज शरीफ साहब आके इलेक्शन लड़के वो भी असेंबली में बैठे हैं तो फिर तो वजीर आजम तब्दील हो जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ और वो नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम हो सकते हैं अगर उनकी जमात मेजोरिटी लेती है। अगर कोई और जमात, मेरी जमात, हमारी भी कोशिश है कि हमारी जमात मेजोरिटी ले और बिलावल साहब अगले वजीर आजम बने, क्यों ना बने, बाकी लोगों की भी ख्वाहिश होगी। पर ये तो डिपेंड करेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, लोगों की राय क्या आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। निगरां हुकूमत ने काबीना के लिए 16 नाम चुन लिए और मुख्तसर काबीना रखने का फैसला यकीनन खुशाइंद है, खास करके इस वक्त जब मुल्क तारीख की बदतरीन महंगाई और मुआशी मसाइल से दो चार है। लेकिन आने वाले महीनों में तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर जमी होंगी, जिसे आज़ाद और शफाफ इंतखाबात वक्त पर कराने हैं और वक्त कम है, सबको पता है, मुकाबला सख्त है और काम इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। नई मरदमशुमारी के तहत सूबाई सतह पर दर्जनों ज़िलों की जो नए सिरे से हल्का बंदियाँ की जाती हैं और आम तासुर ये है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में ये अमल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर कमीशन के पास अब कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में सूबाई इंतखाबात में ताख़ीर करने और आइनी किरदार अदा ना करने पर इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश भी की है और नजरसानी अपील की गुंजाइश भी अब नहीं है। जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन पर लाजिम ये किया है कि वो हल्का बंदियों में शफाफियत यकीनी बनाए। लेकिन यहाँ एक मसला जो है वो ये है कि नई मरदमशुमारी के तहत जो सीटें बढ़ाने का ऑप्शन है वो भी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कौमी असम्बली का होना ज़रूरी है।
अब मौजूदा नशिस्तों को नए हलकों में समोना या तो एक सियासी तूफान का पेश खैमा साबित हो सकता है, या फिर मुकर्ररा वक्त पर हल्का बंदियाँ ना होने से कानूनी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। और ये सब काम आप कह लें कि एक समझ लें कि एक तने हुए रस्से पर चलने से ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें नई मरदमशुमारी के फैसले को चैलेंज करते हुए जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की इस्तदा है वो कर दी गई है। अब इन हालात में जो इलेक्शन कमीशन है कानूनी दायरे में रहते हुए सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कैसे साथ लेकर चलेगी, और साथ ही पर शफाफियत जिस पर हमेशा सवालिया निशान लगा दिया जाता है उसको यकीनी बनाने की कैसे कोशिश की जाएगी। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार राना मुबश्शिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना एहसान साहब, क्या जो सारी जमातों के इत्तेफाक से हल्का बंदियाँ 3 माह की मोहलत में मुकम्मल हो पाएंगी कि इलेक्शन वक्त पे मुमकिन हो सके, या फिर इलेक्शन वक्त से बहुत आगे जाते हुए दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हल्का बंदियां या डीलिमिटेशन जो है वो 90 से 120 दिन का प्रोसेस है। तो अगर आज हम मिड अगस्त में बैठे हैं तो इसमें 4 माह अगर आप ऐड करते हैं तो ये नवंबर एंड और मिड दिसंबर तक जो है, अगर ईसीपी चाहे तो इसको मुकम्मल कर सकती है। कोई महीना पहले कर ले तो मिड नवंबर तक मुकम्मल हो जाती है, और उससे आगे आप 60 से 90 दिन लगा दें तो जनवरी फरवरी इलेक्शन का जो है वो महीना बनता है। तो मेरे ख्याल से यही अगर डीलिमिटेशन का प्रोसेस की तरफ ईसीपी बढ़ती है और कोई रुकावट नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ये पिटिशन दायर हुई है मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस 3-4 माह और उससे आगे इलेक्शन जो है 2 माह, तो जनवरी फरवरी इलेक्शन का जो है वो महीना बनता है। ठीक है। और राना मुबश्शिर साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं? और अगर ताख़ीर होती है तो फिर इसकी वजूहात राना साहब क्या हो सकती हैं, और फिर इस हवाले से जो हतमी टाइम फ्रेम है वो क्यों नहीं दिया जा सकता? आइन क्या कहते हैं इस हवाले से क्लियरली? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि अभी तक एज ऑफ नाउ अभी तक ये सिचुएशन है कि फरवरी 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद में ये इलेक्शंस इस टाइम पर हो सकते हैं। बट देन अगेन द रियलिटी चेक इज कि यहाँ पे बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है पॉलिटिक्स में। हमारे पाकिस्तान में तो बेइंतहा ट्रिकी होता है और डे टू डे पॉलिटिक्स चलती है। सो आई पर्सनली थिंक कि इसको फरवरी में भी, जैसे मैंने कहा कि एक हफ्ता पहले 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद वे भी होते हुए इलेक्शन मुझे एज सच नज़र नहीं आते। और इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि जी हाँ फरवरी 15 एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद आप इलेक्शन करवा लेंगे। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही है, कल क्या होता है नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन अभी तक तो सिचुएशन ये है कि 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद, लेकिन इट्स ट्रिकी, इट्स वेरी ट्रिकी आई वुड से। ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, ये जो हमने माजी में 35 पंक्चर का बड़ा शोर सुना था, फिर केपीके में इत्तेहादी जमातों को निगरान सेटअप पे बड़े एतराज़ात रहे थे, और ये किस तरह यकीनी बनाया जाएगा जो निगरान हुकूमतें इंतखाबात पर असरअंदाज ना हो, क्योंकि शफाफियत पर सवाल हमेशा उठता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो एक एजेंडा था 2018 में, जिस एजेंडा का हिस्सा जो है वो साकिब निसार साहब थे और इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त मावनत कर रही थी। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया। लेकिन अब देखें, मैं समझता हूँ कि अब तो इस्टेब्लिशमेंट ये बारहा कह चुकी है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और एक न्यूट्रल किरदार अदा करेगी, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। अब इस चीज़ को कुछ लोग मिक्स कर देते हैं कि 9 मई के जो अंदोनाक वाक़या था उसके ऊपर जो एहतसाब का अमल चल रहा है वो शायद कोई एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए चल रहा है, लेकिन 9 मई का वाक़या हमारी कोई हमारी इमेजिनेशन नहीं है, वो हकीकतन हुआ और इसमें हकीकतन एक जमात मुलव्वस थी। तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो साथ में चलेगा। उसके अलावा जो तरामीम या जो शक व शुबात मुख्तलिफ जमातों को जो असेंबली में मौजूद थी उनको जो है उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई हो गई, और मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रेंथन करेगा इलेक्शन के प्रोसेस को एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होने में।
बाकी अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं करती, जिसकी उम्मीद भी है और जिसका इंडिया इस्टेब्लिशमेंट खुद भी दे चुकी है, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर आप जो ज़िमनी इलेक्शंस को देखें तो उसके अंदर हुकूमत के वक्त जो पीडीएम की हुकूमत उस वक्त थी पिछली हुकूमत में, उसकी ख्वाहिशात के बरक्स ही आया, तो वो भी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस फ्री फेयर ही होते रहे। तो ये जो जनरल इलेक्शन है ये भी मैं समझता हूं कि इसी तर्ज पे होगा। और बाकी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी पाकिस्तान में हमेशा मौजूद होते हैं, मीडिया की आंख भी मौजूद होती है, तो ये इलेक्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर ही। अच्छा राना मुबशिर साहब, इलेक्शन की शफाफियत पर हमेशा सवाल उठे हैं, जैसे कि मैं राना एहसान साहब से भी जान रही थी, तो इस पर सूरत हाल आप क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं? क्या हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या फिर हम दोबारा से देखेंगे कि जी ये धांधली हो गई, तारीखी धांधली है, गिले शिकवे चल रहे होंगे? क्या देखते हैं आप? डॉक्टर साहब देखें, कोई भी किसी हाल में खुश तो होगा नहीं, और ये हकीकत है। और जो भी हारेगा, चाहे वो नून लीग अगर किसी जगह पे हार गई, पीपल्स पार्टी किसी जगह पे हार गई, पीटीआई किसी जगह पे हार गई, जेयूआई किसी जगह पे हार गई, तो उन्होंने शोर तो मचाना ही है डॉक्टर साहब, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। और उन्होंने यही कहना है जनाब कि धांधली होगी, फला इतने हलकों में धांधली होगी थी, वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वहाँ पे ये इश्यूज थे। सो ये तो लगा रहेगा, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे भी लूज़ करेगी कोई भी, कोई पार्टी अपने कैंडिडेट्स की सीटें, वहाँ पे शोर ज़रूर मचेगा। किसी ने एक्सेप्ट करना ही नहीं इस चीज़ को। आप जो मर्जी करते रहे, आप जनाब आप ट्रांसपेरेंसी क्या, आप सामने सब चीज़ें रख दें, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं मानना। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। राना मुबशिर साहब, इस चीज़ के कितने परसेंट चांसेस हैं? ये जो अभी हमने हाल ही में देखा, ये जो राना मुबशिर साहब, ये जो हमने हाल ही में भी एक सेटअप देखा था, ये जो 7 साल हुकूमत चली, ये एक मखलूत हुकूमत, मिली जुली हुकूमत, 13 जमातों की हुकूमत, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट भी था और एक तजर्बा जो कि हो गया कि कैसा रहा। तो आगे जाके मखलूत हुकूमत भी बन सकती है अगर किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं जाती, जैसा कि ज़्यादातर लोगों का यही तज्जिया है कि मखलूत हुकूमत की तरफ जाता हुआ माहौल, ये सूरत हाल दिखाई देती है। तो फिर ऐसे में गिले शिकवे कम होंगे, मसलियत के तहत फैसले होंगे, बहुत सी चीज़ों पे तमाम लोग एक पेज पर होंगे, ये गिले शिकवे और ऐसी चीज़ें बहुत कम नज़र आएंगी, तनकीद बराए तनकीद या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम देखते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह हो तो बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए बात की जाती है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद हो तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता और तनकीद भी होता है, वक्त का भी ज़िया होता है। जी ठीक कह रही हैं आप कि जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट अगर आपने तनकीद करनी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कहें डॉक्टर साहब कि जनाब किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, वो तो सबको पता है किसी को भी नहीं मिलनी। और जो भी हुकूमत बनेगी आइंदा जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे 6 माह बाद हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, जो भी हुकूमत बनेगी वो इत्तेहादियों के साथ बनेगी। लेकिन जब तक हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, एक ज़रा अरसा होगा इलेक्शंस, उसके बाद रिजल्ट्स और उसके बाद हुकूमत बनने तक, वो जो दरमियानी अरसा है उसमें तो यहाँ पे शोर बचता रहेगा। ठीक है, जब तक हुकूमत के अंदर सारे इत्तेहादी नहीं बैठ जाएंगे, एडजस्ट नहीं हो जाएंगे, उनको उनकी मर्जी की मिनिस्ट्रीज या पोजीशंस नहीं मिलेगी, उस वक्त तक तो सब शोर ही मचाते रहेंगे। हाँ, उसके बाद जब शामिल हो जाएंगे हुकूमत के अंदर तो फिर थोड़ी सी आवाज़ें आपको कम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन से शुरू होने से इलेक्शन का होने वाले दिनों तक और रिजल्ट आने तक, ये जो टाइम स्पैन है, इस पे तो यहाँ पे तो शोर बचता ही रहेगा। और उसके बाद जनाब जाके चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होंगी, वो भी उस वक्त कि सबकी ख्वाहिशात जो है पूरी हो जाए। क्योंकि विश लिस्ट जो है बहुत लंबी होती है और सारों की विश लिस्ट पूरी करनी, सारों की ख्वाहिशात पूरी करनी, इट्स अ टीडियस जॉब, इट्स डिफिकल्ट। बट एनीवेज शोर तो मचेगा डॉक्टर साहब, शोर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है राना एहसान साहब, ख्वाहिश से मुझे याद आया कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश भी है, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं
कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, जावेद लतीफ़ साहब और आपकी पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं सितंबर में मियाँ साहब की वापसी की बाकायदा पेशगोई कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था कि जब रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो तब वो वतन लौटेंगे मियाँ साहब, तो फिर हम कह सकते हैं कि सितंबर में रिस्क ज़ीरो नज़र आ रहा है बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी के साथ सारे जितने भी बयानात मियां नवाज शरीफ की वापसी के आए हैं उसमें दो चीज़ें हमेशा रिपीट होती रही। एक उनकी सेहत जो कि बेहतर है, और दूसरा कि उनको पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, इंसाफ का जो तराजू है वो एक पार्टी की तरफ हमें लगता है, PMLN को लगता है कि वो एक पार्टी की तरफ झुका रहा पिछले 16 महीने, और उसके जो शवायद हैं वो गैर आइनी फैसला है 63A की तशरीह का, जिसमें आइन को रीराइट किया गया, जो कि मैंडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है। इसी तरह बहुत सारी रिलीफ दी गई, यहाँ तक कि जब 9 मई का अंदोनाक वाकया हुआ तो तब बड़ा मुस्करा के उनको रिसीव किया गया कोर्ट के अंदर, फिर उनको गाड़ी भी दी गई। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की इस जुडिशरी में, उसको भी रद्द कर दिया गया। उसको एक पार्लियामेंट के मैंडेट को चैलेंज किया गया जुडिशरी की तरफ से। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो दरार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी उसको दूर किया जा सकता था सिर्फ एक इंटरनल अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के, जिसमें सारे जस्टिसेस आपस में मिलकर बैठ के। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें महसूस होता है कि जो इंसाफ का पलड़ा है वो एक जमात की तरफ बिल्कुल झुका हुआ है। तो ये एक जरूर फैक्टर रहा है, इस चीज के बावजूद कि जो उनकी अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जिस केस में उनको सजा हुई। और लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का भी जो उन्होंने इशारतन कहा कि जीरो हो जाएगा फैक्टर, वो मामला भी बेहतर हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जो बोगस केस उनके खिलाफ बनाया गया, जिसके अंदर पहले ही मरियम बीबी को बरियत मिल चुकी है, वो अपने हकीकी कह लें कि इख्तिताम की तरफ वो चला जाए। ठीक है जी, प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन आखिरी 2 से ढाई मिनट है। तो राना मुबशिर साहब आपकी तरफ आऊँगी, नवाज शरीफ साहब की वापसी पे आपका एनालिसिस क्या है, ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, काकड़ साहब ये जो भी निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, बलूचिस्तान की महरूमी के हवाले से अक्सर हम बात सुनते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा जेस्चर है आपके मुताबिक काकड़ साहब का वहाँ से बतौर निगरान वज़ीर आज़म सामने आना? देखिए, पहले मैं काकड़ साहब पे आ जाता हूँ। काकड़ साहब जो है, ठीक है, जो भी फैसला हुआ उसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करना चाहिए। अब काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आई वुड से कि हमारे पास बेटर चॉइसेस मौजूद थी। लेकिन एनीवेज वी शुड मूव फॉरवर्ड और उसको आगे लेके चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए इन चीज़ों को लेके। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ना जी, वो उस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी या 0% जहाँ पे रिस्क ना हो, इन चीज़ों को वे करना मेरे ख्याल में उनके भाई का काम था, शहबाज शरीफ साहब का काम था। 16 माह वो रहे यहाँ पे, और अगर वो उसको तरीके से इतने बिल पास हुए यहाँ पे, इतना कुछ हुआ यहाँ पे, और अगर ये चीज़ भी अगर सीरियसली एड्रेस कर ली जाती मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस को रिलेटेड जो चीज़ें थी, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन क्यों नहीं किया गया, उसके ऑब्वियस रीजंस है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप है, विदिन एक ग्रुप है, और वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसमें मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप नहीं है, वो हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं। लेकिन ये जो एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखें कि वोट बैंक जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लीग नून, और इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं सियासत से, और उनकी सियासत से, उनका तरीक़ाकार सियासत का जो है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वोट बैंक जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।